हमारे साथी आप सभी प्रतिभागीगण हैं, क्योंकि आप सभी के माध्यम से हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। आज इसी क्रम में सीआरसी लखनऊ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक वेब संगोष्ठी लेकर उपस्थित हुआ है और आज की इस वेब संगोष्ठी का विषय है अंडरस्टैंडिंग वर्चुअल ऑटिज्म, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन ब्रेन। आज की इस वेब संगोष्ठी में हमारे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं आदरणीय राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ आदरणीय जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर पीटी सीआरसी लखनऊ, आदरणीय संतोष कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, आदरणीय अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, और पैट्रॉन के रूप में हमारे इस वेब संगोष्ठी में अपना आशीर्वाद हमें दे रही हैं पीडीओ-पीपीडी की डायरेक्टर महोदया आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैडम और डायरेक्टर सीआरसी लखनऊ आदरणीय रमेश पांडे सर। आज की इस वेब संगोष्ठी में हमारे रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय कुणाल गौरव सर, जो कि एनबीकॉट सर्टिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। आपने यूएसए से ये सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। आपने बीओटी एसबीआई निर्तार से किया है, एमओटी हमदर्द यूनिवर्सिटी से किया है। आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं यूके से, और अभी वर्तमान में आप आईजीआईएमएस पटना बिहार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस वेब संगोष्ठी को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आदरणीय डायरेक्टर रमेश पांडे सर को कि सर आप आए और अपने आशीर्वाद से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज के हमारे इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हमारे चीफ स्पीकर, आज के हमारे रिसोर्स पर्सन कुणाल गौरव जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने मिनिस्ट्री की ओर से, अपने नेशनल इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट की ओर से। हमारे आज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स राजीव जी, गणेश जी, संतोष जी, अमित जी और विकास मिश्रा जी, आप लोगों के प्रति आभार कि आप लोगों ने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज का ये प्रोग्राम रखा है। आज कल के बच्चों में जो समस्याएं मोबाइल को लेके, गैजेट को लेके, टैबलेट को लेके, लैपटॉप को लेके, टेलीविजन को लेके जो समस्याएं आ रही हैं, उनसे जो प्रभाव उनके व्यवहार पे पड़ रहा है, जो प्रभाव उनके दिमाग पे पड़ रहा है, जो प्रभाव उनके ओवरऑल पर्सनालिटी पे पड़ रहा है, और उससे जो विसंगतियां हम लोगों को सबके सामने आ रही हैं, उसमें से ही एक है ये वर्चुअल ऑटिज्म, जिसपे हम लोग आज हमारे एक्सपर्ट कुणाल जी बात करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गणेश जी से और जो भी आज के हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं कि इस तरह के विषयों पर अभिभावकों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम लेकर आइए, और जो हमारे अर्ली इंटरवेंशन के अभिभावक हैं उनको जरूर इस प्रोग्राम से जोड़िए कि वो समझ सकें कि ये स्थिति जो टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट डाल रही है हमारे ह्यूमन ब्रेन पे, हमारे बिहेवियर पे, हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे सोशल एटिकेट्स पे, हमारे फैमिली बॉन्ड पे, या दूसरे अन्य जो हमारे जीवन के एस्पेक्ट हैं उन सब पे, उससे सारे माता पिता को परिचित होने की आवश्यकता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ज्वलंत विषय है, बहुत ही बड़ा कॉन्करेंट इशू है, जिसपे ग्लोबली बातचीत चल रही है, रिसर्चेस चल रहे हैं, करेक्शंस प्लान किए जा रहे हैं, और बहुत सारे तरह के थेरेपेटिक और एजुकेशनल इंटरवेंशंस भी प्लान किए जा रहे हैं। WHO से लेके और बहुत सारे ग्लोबल लेवल की और नेशनल लेवल की दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस दिशा में कार्य करती हैं, वो टाइम पे हमें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स के माध्यम से और बहुत सारे रिसोर्सेज के माध्यम से हमें आगाह भी करती हैं कि इन सबके जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या क्या हैं।
मुझे पूरी आशा है कि कुणाल जी आज इस मसले पर बात करके हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इस विषय पर पूरी जानकारी देंगे। मैं फिर से कुणाल जी आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे रिसोर्स पर्सन, हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स के प्रति आभार और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वचन निश्चित ही हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब मैं ज्यादा देरी न करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के रिसोर्स पर्सन आदरणीय कुणाल गौरव सर को कि वो आए और आज के इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता देकर हम सभी को सीखने का अवसर दें, ताकि हम उनके द्वारा बताए हुए जो भी उन्होंने हमें बताया है हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए अपने उन बच्चों के प्रति, अपने उन बच्चों के लिए जो कि ऑटिज्म या किसी और दिव्यांगता से ग्रसित है। तो आदरणीय कुणाल गौरव सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आप लोगों को। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Director sir, for giving me opportunity, and Amit sir for giving me opportunity to speak here about virtual autism. I have been working as an OT since last 10 years in India, and I have seen a lot of cases of autism because of screen issues. So I want to share my own expertise, knowledge, and experience on this topic. So let me share the screen. So today I would like to speak about the virtual autism. Virtual autism है क्या? And how the technology is impacting the brain of the children in current world, and it is Sorry, causing. Kunal sir, may I request, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, जी जी अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज करेंगे तो हमारे कुछ पेरेंट भी जुड़े हुए हैं। एक्चुअली हिंदी प्रांत है ये, तो थोड़ा सा बाइलिंगुअल इफ पॉसिबल। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो मतलब कि हमें ये देखना है कि अभी मोबाइल स्क्रीन और कोई भी स्क्रीन जैसे लैपटॉप हो गई, टेलीविजन हो गई, मोस्टली मोबाइल स्क्रीन, स्मार्टफोन स्क्रीन हो गई, बच्चे के दिमाग को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, कहाँ पर चेंजेस ला रही है, जो बच्चों में स्वलीनता जैसे बिहेवियर्स दिख रहे हैं, ऑटिज्म के फीचर्स दिख रहे हैं, ऑटिज्म के बिहेवियर्स दिख रहे हैं। तो जनरली हम वर्चुअल ऑटिज्म को बोलते हैं कि मतलब कैसे बोलते हैं, अगर कोई बच्चा 4 घंटा से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन का यूज कर रहा है और उसके बाद उसमें ऑटिज्म के फीचर्स आ रहे हैं, तो हम अपने टर्म में उसे बोल सकते हैं कि बच्चे में वर्चुअल ऑटिज्म आ रहा है। एक एग्जांपल है, 2 साल से कम उम्र का बच्चा, उसे आजकल हम स्मार्टफोन दे देते हैं यूट्यूब देखने के लिए, गेम्स देखने के लिए, मूवीज, कार्टून शोज देखने के लिए, और इसके कारण अगर ऑटिज्म के फीचर्स स्क्रीन यूज के कारण आ रहे हैं तो वो वर्चुअल ऑटिज्म हम उसे बोल सकते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म आया कहाँ से, इसका कॉइन मतलब कि इसमें इसके बारे में फर्स्ट टाइम कहाँ से आया ये चीज? तो वर्चुअल ऑटिज्म जो है वो आया, जो डॉक्टर मारियस जैम्फिर है उन्होंने इसको कॉइन किया। उन्होंने बोला कि रोमानिया में क्या हुआ था कि रोमानिया एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, यूक्रेन के जस्ट बगल में है। तो रोमानिया में क्या हुआ था कि कुछ बच्चों में ऑटिज्म जैसे बिहेवियर्स बहुत ज्यादा होने लगे। तो क्या हुआ कि हॉस्पिटल्स ने सभी डाटा को कलेक्ट किया। तो जब हॉस्पिटल ने सभी डाटा को कलेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि वो बच्चे जो टेलीविजन, कंप्यूटर, टैबलेट, फोन स्क्रीन को ज्यादा यूज कर रहे हैं उनमें ऑटिज्म के फीचर्स ज्यादा आ रहे हैं। ऑटिज्म के क्या फीचर्स हो सकते हैं? सोशल कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड है, बच्चा सामाजिक वातावरण में खुल के दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, एक ही चीज को, स्टीरियोटाइप बिहेवियर को शो कर रहा है, एक ही पैटर्न का बिहेवियर शो कर रहा है, एक ही चीज से दिन भर खेल रहा है, सेंसरी इनपुट में हाइपर में है या हाइपो में है, तो जो कि क्लासिक सिम्टम्स है ऑटिज्म के। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वो क्या बोलती है
कि जो भी बच्चे 2 साल से कम हैं उनको स्क्रीन देना ही नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं सभी रिहैब प्रोफेशनल्स को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मैं ये बोलूंगा, आपके कॉन्टेक्ट में जितने पेरेंट्स हैं उनको आप गाइड करें कि 2 साल से कम बच्चे को कभी स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट ना होने दें, क्योंकि स्क्रीन ब्रेन में चेंजेस ला रहे हैं। वो क्या चेंजेस ला रहे हैं मैं आगे इस पे बताऊंगा। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बोलते हैं कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 नॉट बी एक्सपोज टू स्क्रीन एट ऑल एंड द ओल्डर चिल्ड्रन बी लिमिटेड टू 2 आवर्स a day। तो 2 साल से कम बच्चे को हम स्क्रीन देना ही नहीं है, कोशिश करें एकदम नहीं देना, चाहे वो स्मार्टफोन स्क्रीन हो या टैबलेट स्क्रीन हो या टेलीविजन स्क्रीन हो। और अगर बच्चा 2 साल से ऊपर है तो कोशिश करें मिनिमम हम 2 घंटे का स्क्रीन उन्हें दें। तो वर्चुअल ऑटिज्म होता कैसे है? अगर स्क्रीन भी बच्चे ने स्क्रीन देख लिया, बहुत से बच्चे जो मैंने देखा है 5-5, 6-6 घंटे का स्क्रीन टाइम है उनका, 7-7 घंटे का स्क्रीन टाइम है, उनका एज 2 साल से कम है और वो इतना स्मार्टफोन देख रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन देख रहे हैं, तो फिर ब्रेन में क्यों ऐसा ऑटिज्म का फीचर्स है? देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसरी इंटीग्रेशन, बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन से लर्न करता है, सामाजिक इंटरेक्शन से। जब तक वो कम्युनिटी में, समाज में, परिवार में, वातावरण में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेगा, बच्चा लर्निंग नहीं आता है। जब तक बच्चा कोई चीज के साथ बैठ के खेलेगा नहीं, बच्चे में लर्निंग नहीं आती है। और इसके कारण बच्चे की न्यूरोप्लास्टिसिटी बनती है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? जब कोई बच्चा एक खिलौना को हाथ में लेके खेल रहा है, उसको मुंह में डाल रहा है, उसको फेंक रहा है, तो हमारे ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, एक 2 साल के बच्चा है, उसको आपने पहली बार एक छोटा सा टॉय कार दिया, अगर उसने वो कार नहीं देखा है और उसने पहली बार देखा तो वो उसे हाथ में टच करेगा, उसके टच के इंटरेक्शन को समझेगा, उसके कलर को समझने की कोशिश करेगा, उसे मुंह में डालकर देखेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। तो इस तरह से बच्चा एक रियल इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता है। और जब आप बच्चे के साथ खेलोगे, आप बताओगे बच्चे को, देखो ये कार है, ये कार इस तरह चलती है, ये देखो इसका कलर ये है, तो बच्चे के ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी बनती है, न्यूरल कनेक्शंस बनती है। और यही चीज वर्चुअल ऑटिज्म में जो बच्चे स्क्रीन में है वो लैकिंग में आ जाती है। वो न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरल कनेक्शंस नहीं बन पाती है, क्योंकि वो उनका पूरा का पूरा सेंस ऑफ इंटरेक्शन मोबाइल स्क्रीन में फिक्स हो जाता है। दूसरा एक और चीज है कि हमारे जो बच्चे का ब्रेन है वो सेंस ऑफ टच एंड इंटरेक्शन से बनता है। टेक्टाइल टच प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चा कोई चीज को छूता है तो उसके टच से वो उस चीज को समझने की कोशिश करता है, और इसी तरह ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बने, न्यूरोप्लास्टिसिटी बने, और यही बच्चे में स्किल्स को डेवलप करती है, सोशल इंटरेक्शन को डेवलप करती है, सेंसरी प्रोसेसिंग को डेवलप करती है। अब स्क्रीन क्या करता है? स्क्रीन आइसोलेट्स द चाइल्ड फ्रॉम ह्यूमन इंटरेक्शन विच आर नेसेसरी टू कम्युनिकेट स्किल्स एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर आप किसी बच्चे को स्मार्टफोन स्क्रीन दे रहे हो तो वो क्या होता है कि वो बच्चा समाज से अलग हो जाता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल नहीं बन पाया, लैंग्वेज स्किल नहीं बन पाया, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं पड़ी वो चीज की। वो मोबाइल में उसे देख के खुश है, उसे नीड ही नहीं पड़ी कि हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस नहीं बने, न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं बने, तो वर्चुअल ऑटिज्म के फीचर्स बच्चे में आने लगते हैं। उसके बाद क्या है कि जो स्क्रीन से लाइट आती है और आवाज आती है, नॉइज एंड लाइट फ्रॉम स्क्रीन, जैसे मैं बहुत से बच्चों का फेवरेट शो होता है, कार्टून्स होते हैं। वो कार्टून्स क्या करते हैं बच्चे में, वो कार्टून्स में बहुत से इमोशनल चीजें आती है, एक्शनफुल चीजें आती हैं, वो बच्चे को एक पेनफुल इमोशंस देते हैं, और ये फीलिंग क्या करती है, बच्चे में वायलेंट और एग्रेसिव बिहेवियर भी ला सकती है अगर बच्चे स्क्रीन टाइम से ज्यादा एसोसिएटेड हैं तो। एक फ्रांस में एक स्टडी हुई थी, फ्रांस में एक स्टडी क्या हुआ था कि एक पेरेंट, उनके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म जैसा फीचर आया था, वो बच्चा सोसाइटी में वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, कुछ सीख नहीं पा रहा था, बार बार मोबाइल स्क्रीन को 4 से 6 घंटे देखना पसंद कर देता। वो 2.5 साल का बच्चा था। और ये स्टडी मैरिलिन वेज ने रिपोर्ट किया, वो एक फैमिली थेरेपिस्ट है यूएसए में, उनके अकॉर्डिंग ये स्टडी उन्होंने रिपोर्ट किया था अपने आर्टिकल्स में, बुक्स में। तो वर्चुअल ऑटिज्म को उस बच्चे के पापा ने क्योर किया।
उसके बच्चे के जो उसके फादर थे उसको उन्होंने बच्चे को एक्सटेंसिव प्ले सेशंस में डाला, उसके साथ बच्चे के साथ डेली बहुत सारा इंटरेक्ट किया, फ्री प्ले कराया, उनको बच्चे के साथ खेलने की आदत लगाई, पार्क में नेचर के साथ कनेक्ट करवाया, सेंस ऑफ इंटरेक्शन, सेंस ऑफ टच स्टार्ट करवाया। तो एक्सटेंसिव प्ले सेशंस जब बच्चे के साथ शुरू हुई तो वो बच्चे ने वर्चुअल ऑटिज्म से कंप्लीट रिकवरी किया। ये है मैरलिन वेज, तो एक फैमिली थेरेपिस्ट, उनके अकॉर्डिंग। दूसरी स्टडी जो कि जापान में हुई थी, 2022 की स्टडी है ये, उसमें 84,000 जापानीज बेबीज में और मदर्स में ये स्टडी हुई थी। उसमें ये देखा गया था जो 1 साल से ज्यादा के बच्चे हैं जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, उनके साथ ऑटिज्म के फीचर्स 3 साल तक पहुंचते पहुंचते ऑटिज्म के फीचर्स आ जाते हैं। तो ये जो स्टडी है वो जापान एनवायरनमेंट एंड चिल्ड्रंस स्टडी नाम की एक जर्नल है, उसमें ये पब्लिश हुई थी। तो एक और स्टडी आई है, एक जामा पीडियाट्रिक्स बहुत अच्छा जर्नल है, उसमें ये कि अगर कोई भी बच्चा 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन में टाइम मतलब कि बिता रहा है, 2 साल से कम बच्चा, तो उसके ब्रेन में एक व्हाइट मैटर है, उसमें मतलब कि फंक्शनिंग कम हो जाती है और वो व्हाइट मैटर कम बनती है ब्रेन में। तो ब्रेन्स का जो व्हाइट मैटर है हमारे थॉट प्रोसेसिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में और वाइटल फंक्शंस में, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में बहुत हेल्प करती है। तो स्क्रीन टाइम के कारण अगर ब्रेन का व्हाइट मैटर उतना नहीं बन पा रहा है तो वो भी वर्चुअल स्क्रीन जैसे चीजों को इंड्यूस कर रही है ब्रेन में। और भी रीजन है वर्चुअल ऑटिज्म के, जैसे कि अर्ली एक्सपोजर टू स्क्रीन कैन कॉज न्यूरोकेमिकल एंड एनाटॉमिकल ब्रेन चेंजेस, रिड्यूस्ड मेलाटोनिन कंसंट्रेशन, मेलाटोनिन की कंसंट्रेशन कम बनती है उन बच्चों में जो स्क्रीन ज्यादा देख रहे हैं, 2 साल के अंदर में है या 3 साल के भी अंदर है लेकिन स्क्रीन ज्यादा देख रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिफिशियंसी हो सकती है जैसे डोपामाइन, एसिटाइलकोलिन, गाबा, 5 हाइड्रोट्रिप्टामिन, और ये अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिफिशियंसी हो रही है तो वो भी ऑटिज्म जैसे एविडेंट बिहेवियर फेनोटाइप को जन्म दे रही है, जिसमें स्टीरियोटाइप पैटर्न, बच्चा अकेले में रहता हो, सेल्फ प्ले करता हो, समाज में नहीं मिल रहा हो, तो ये होता है। उसके बाद अगर डिसरप्शन ऑफ दोज बायोलॉजिकली डेली लाइट डार्क रिदम्स फ्रॉम एनवायरनमेंट कैन इंक्रीज डिप्रेशन लाइक बिहेवियर एंड कॉग्निटिव फंक्शन थ्रू मेलानोप्सिन एक्सप्रेसिंग न्यूरॉन्स। मेलानोप्सिन एक्सप्रेसिंग न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन में। तो जो बच्चा स्क्रीन देख रहा है बार बार, उसकी क्या होती है कि डेली लाइट डार्क रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, लाइट और डार्क का एक रिदम होता है हमारे ब्रेन में, वो डिस्टर्ब हो रही है। इसके कारण डिप्रेशन जैसे बिहेवियर आ रहे हैं और कॉग्निटिव फंक्शंस भी कम हो जाती है। मेलानोप्सिन एक्सप्रेसिंग न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन में जो सर्कैडियन रेगुलेशन, स्लीप रेगुलेशन, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, इन सब फंक्शंस को रेगुलेट करती है। लेकिन अगर बच्चा स्क्रीन ज्यादा देख रहा है तो मेलानोप्सिन एक्सप्रेसिंग न्यूरॉन्स ढंग से काम करना बंद कर देती है। तो यही है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से मेलानोप्सिन एक्सप्रेसिंग न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स गामा एमिनोब्यूटारेट एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो मतलब कि वो कम होते हैं और बच्चे की कॉग्निटिव फंक्शन कम हो रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट समाज में, फैमिली में, स्कूल में नहीं बन पा रही है और बच्चा एबरेंट बिहेवियर्स की तरफ जा रहा है, स्टीरियोटाइप बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न शो करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया मेलानोप्सिन एक्सप्रेसिंग न्यूरॉन जो है सर्कैडियन रिदम, स्लीप, कॉग्निटिव फंक्शन और मूड को रेगुलेट करती है। तो स्क्रीन टाइम हमारे सर्कैडियन रिदम को कैसे डिस्टर्ब करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। ये हमारा बॉडी क्लॉक सर्कैडियन रिदम, 6 बजे सुबह सनराइज होता है, शार्पेस्ट राइज इन ब्लड प्रेशर 6:45 AM, इस तरह से मॉर्निंग होता है। 12 बजे 2:30 PM बेस्ट कोऑर्डिनेशन का टाइम होता है, 3:30 PM फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होता है, दिस इज ऑल इज सर्कैडियन रिदम। और 6 बजे सनसेट होता है। इवनिंग में हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर 7 बजे होता है और बॉबल मूवमेंट सप्रेस्ड हो जाते हैं हमारे 10:30 बजे तक और डीप स्लीप 2 बजे तक आती है 12 बजे रात के बाद। तो सर्कैडियन रिदम जो बॉडी क्लॉक है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है उन बच्चों में जो स्क्रीन टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, उनका बॉडी क्लॉक सर्कैडियन रिदम उतना सही ढंग से काम नहीं कर पाता है।
तो नेचुरल वायरिंग ऑफ चाइल्ड्स ब्रेन, अगर बच्चा कोई गेम को देख रहा है, watching a ball or game move on a screen, for instance, does not register in a child's mind the same way it does to manipulate a throw a ball or when he not participate in the game. Actually इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा क्रिकेट का गेम मोबाइल फोन में देख रहा है और वही बच्चा अगर वही क्रिकेट का गेम पार्टिकुलर फील्ड में जाकर खेल रहा है, तो अगर बच्चा वो फील्ड में जाके खेल रहा है तो वो उसने बॉल को कैच किया, उसने बॉल को टच करने का इंटरेक्शन आया, उसने देखा कि बॉल का गेम की मोटर प्लानिंग उसके ब्रेन में आई, उसने अपने मूवमेंट्स को रजिस्टर किया, प्लेयर के साथ इंटरेक्ट किया, और इस तरह से अगर वही बच्चा रियली में अगर फील्ड में खेल रहा है तो उसके ब्रेन में बहुत से न्यूरल कनेक्शंस बने, नेचुरल वायरिंग बनी और उसने क्रिकेट के गेम को अपने फिजिकली खेलकर बहुत कुछ सीखा। लेकिन अगर वही बच्चा सिर्फ क्रिकेट के गेम को स्मार्टफोन पे स्क्रीन में देख रहा है तो वो कुछ नहीं सीख रहा है, बस सिर्फ वो देख रहा है। until the kid does not participate in a real physical game in a virtual in a real environment among with players, तो बच्चे का ब्रेन बिना सेंस ऑफ टच का नहीं डेवलप हो सकता है। और सेंस ऑफ टच, टेक्टाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग सिस्टम इन द इनिशियल फेज ऑफ द ईयर। पावर ऑफ पेरेंट इंटरेक्शन एंड प्ले, अगर बच्चा आपका वर्चुअल ऑटिज्म में है, अगर आपको लग रहा है कि स्क्रीन के कारण बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म में जा चुका है, मतलब कि ऑटिज्म जैसे फीचर्स बन रहा है, तो बच्चे के साथ प्ले करना शुरू करिए, इंटरेक्ट करना शुरू करिए। ईरान में एक स्टडी हुई थी, उसमें 12 टॉडलर्स थे जिसमें ऑटिस्टिक लाइक सिम्टम्स थे, तो उनके पेरेंट्स ने 8 सप्ताह 8 वीक्स ऑफ आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ, टच एंड कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन के साथ बच्चे के साथ खेला। 8 सप्ताह उन्होंने इंटेंसिव प्ले इंटरेक्शन किया, उसके साथ थेरेपी की, खेला, नेचर में जाके पार्क में खेला, घर में खेला, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, लव टू टच एंड आई टू आई कॉन्टैक्ट। उसके बाद क्या हुआ कि 2 महीने के पीरियड के बाद चाइल्ड का स्क्रीन टाइम को भी कम किया गया और ऑटिज्म जैसे बिहेवियर्स वो बहुत कम हो गए। तो ये स्टडी भी बहुत अच्छी स्टडी है जो ये बोलती है कि पेरेंट्स को बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, which is called as power of parent interaction and play with eye to eye contact, loving touch and continuous communication. Consistency is the key. Consistency virtual autism में बहुत इंपॉर्टेंट की है। पेरेंट्स को कभी कभी पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सर मैंने ये नहीं जान रहा था कि स्क्रीन देने से ये होगा। चलो ठीक है, नहीं जान रहे थे तो आप काम करना अभी से शुरू कर दो, आप अपने कम्युनिटी में, फैमिली में एजुकेट करना शुरू कर दो। आपको एक हाई टच हाई टॉक इंटरेक्शन बच्चे के साथ पूरी दिन खेल के उसके ब्रेन में प्रोसेसिंग को इंप्रूव करना है। फैमिली मैटर्स, बच्चे को आइसोलेट ना करें, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करवाएं, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कराएं। अनफॉर्चुनेटली कोरोना जैसे कुछ सिचुएशन के कारण वर्चुअल ऑटिज्म बढ़ा। बहुत से पेरेंट्स डर गए कि कोरोना हो रहा है तो हम बच्चों को लेकर बाहर ना जाएं, तो वो एक ऐसा सिचुएशन था जो कोई भी बदल नहीं सकता था। लेकिन अब सिचुएशन इंप्रूव कर रहा है तो वो बच्चे को कंटिन्यूअस सोशल सेंसरी प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए डिफरेंट फैमिली की तरफ लेकर जाएं, कम्युनिकेट कराएं, ग्रुप प्ले कराएं, प्ले थेरेपी कराएं, सेंसरी थेरेपी कराएं। सेंसरी प्ले एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, इस पिक्चर में एक माँ 2 बच्चे के साथ बीच के किनारे बालू से कुछ हाथों से सेब बना रही है, तो वो है दिस इज द पावर ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। अगर एक बच्चा जो वर्चुअल ऑटिज्म में है, आप इस तरह से बच्चे के साथ इंटरेक्ट करोगे, आप पार्क में जाकर कहीं भी आप ऐसे इन्वायरमेंट में जहां बच्चा मल्टी सेंसरी इन्वायरमेंट हो, बच्चे को टच करने की एबिलिटी को बहुत मिल रहा है, न्यू थिंकिंग्स मिल रहे हैं, चीजों को हाथ से बना रहा है बच्चा। इस पिक्चर में बच्चे को टेक्टाइल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, बालू को टच करने से माँ उसे गाइड कर रही है तो बच्चे को बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। माँ बोल रही है बच्चे को ऐसा शेप आप हाथ से बनाओ, बच्चा बहुत अच्छे से बैठा हुआ है, उसकी बैलेंस भी अच्छी है, स्क्वाट पोजीशन में है। नेचर में बहुत से आवाज हो रहे हैं, जैसे चिड़िया बोल रही होगी, पानी बह रहा होगा, सब बच्चा रजिस्टर कर रहा है, तो मल्टी न्यूरल कनेक्शंस बच्चे के ब्रेन में बन रही है, तो वर्चुअल ऑटिज्म से बच्चा धीरे धीरे दूर जा रहा है। तो आज के कम्युनिटी में पेरेंट्स को यही करने की जरूरत है जिस पिक्चर में दिखाया गया है। दूसरा, बच्चे को सेंसरी प्ले में आप इन्वॉल्व कर सकते हो। सेंसरी प्ले इज ए टाइप ऑफ प्ले दैट एक्टिवेट्स एंड स्टिमुलेट्स द चाइल्ड सेंस। Often, sensory play focuses on stimulating touch, sight, and hearing
as those senses are most accessible. सेंसरी प्ले क्या करती है? बच्चे को चाइल्ड सेंसेस को स्टिमुलेट करती है. बच्चा, अगर एक एग्जांपल है सेंसरी प्ले विद जेली. जेली का टच इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, बच्चे के ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस को बढ़ाएगा. बच्चा डिफरेंट कलर्स को देख रहा है, सीख रहा है. तो सेंसरी प्ले कुड बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स, सिर्फ एक नहीं है. इसमें भी एक छोटा सा बच्चा डिफरेंट कलर्स के टेक्सचर्स की चीजों को पहचान रहा है, माँ के साथ आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, माँ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूं. तो ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस को हमें बढ़ाना है. ये भी एक सेंसरी प्ले का एग्जांपल है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोन्स, राइस के साथ बच्चा प्ले कर रहा है, उसके साथ बच्चे के ब्रेन में इंटरेक्शन बढ़ रही है. तो दीज आर द kind of sensory play which an occupational therapist should really explore with the kids with autism. If early learners do not get the chance, तो यही है, अगर अर्ली लर्नर्स हैं जो 2 साल के बच्चे हैं, वो स्क्रीन में हैं और उन्हें ये सब चांसेस मिलती ही नहीं है वातावरण को एक्सप्लोर करने की, वातावरण को देखने की, वातावरण को समझने की, तो क्या होता है, उनकी न्यूरल कनेक्शंस नहीं बनी, तो फिर ऑटिज्म के फीचर्स, स्वालीनता के फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं. बच्चे उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं और फिर पेरेंट्स को लगता है कि हम क्या करें. तो पेरेंट्स को यही करना है जो मैं बता रहा हूं. Touch, manipulate and investigate sensory opportunities with their hands. They may lack the foundation they need later. तो जब बच्चे टच करते हैं, कोई चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सेंसरी अपॉर्चुनिटीज को, अगर बच्चा ये सेंसरी प्ले कर रहा है, 2 साल से कम बच्चा, तो वो राइस को छुएगा, उसके टच को पहचानेगा और नेक्स्ट टाइम फिर आप वही चीज दोगे तो वो पहचान जाएगा कि दिस इज द टेक्सचर ऑफ राइस और सैंड, दिस इज ए डिफरेंट कलर. तो इस तरह से बच्चे की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनती है और बच्चा ऑटिज्म से धीरे धीरे, वर्चुअल ऑटिज्म जैसी चीजों से धीरे धीरे निकलना शुरू होता है. ये सब पिक्चर्स हैं सेंसरी प्ले के, जिसमें बच्चा डिफरेंट एनवायरनमेंट में मल्टी सेंसरी इंटरेक्शन कर रहा है और ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस को रजिस्टर कर रहा है, बिहेवियर सीख रहा है, कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी कर रहा है. अगर आप 4 बच्चे के साथ बच्चे को ग्रुप प्ले करोगे तो बच्चा अपने लेवल पे दूसरे बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेगा, उसके बिहेवियर को कॉपी करेगा. तभी बच्चे में एक हम बोलते हैं कि एक बहुत अच्छा न्यूरोप्लास्टिसिटी बनती है, ब्रेन कनेक्शंस बनती है. कुछ टिप्स हैं जो मैं पेरेंट को, प्रोफेशनल्स को यहाँ पे देना चाहूंगा, जो मतलब कि वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे देख रहे हैं या उनके सामने अगर वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे आए हैं. बच्चे के साथ as much as possible talk and read with your child every day. बच्चे के साथ बात करें, उनके साथ पढ़ें डेली, जितना आप कर सकें. इससे उनको एक सेंस ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन ब्रेन में बनेगा. दूसरा, प्रोवाइड मैनिपुलेटिव मटेरियल्स, टॉयज, गेम्स सच एज प्ले डॉग, फिंगर प्लेट्स एंड प्ले किचन. अगर बच्चा आपका ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म में जा चुका है तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं. मैनिपुलेटिव मटेरियल्स दें, टॉयज दें, डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स दें, प्ले डॉग दें, फिंगर पेंट्स दें. टेक द चाइल्ड आउटसाइड एट लीस्ट वंस ए डे. मेक श्योर ही और सी हैज ए टाइम टू प्ले बोथ अलोन एंड विद अदर चिल्ड्रन. बच्चे को क्या करें, आप ले जाएं, मतलब कि पार्क में ले जाएं, जिसे हम बोलते हैं फ्री प्ले. बच्चे को पार्क में ले जाकर फ्री प्ले कराएं, पत्ते को, ग्रीन लीव्स को टच कराएं, फ्लावर को टच करवाएं, उसको बताएं कि इस फ्लावर का स्मेल इस स्मेल से डिफरेंट है, इसका शेप ऐसा है, इसका कलर ऐसा है. और इस तरह से बच्चे को 2 चीजें पार्क में करें, बच्चे को अकेले भी खेलने दें और ग्रुप के साथ भी खेलने दें, और प्रॉपर गाइडेंस दें कि बच्चे को कहीं भी गाइडेंस की जरूरत पड़े तो आप एक प्रॉपर गाइडेंस जरूर दें. आप भी जब बच्चे के साथ हो तो स्क्रीन को कम से कम यूज करो और कोशिश करो कि बच्चा आपसे इंस्पायर ना हो कि आप ही जब 5 घंटे स्क्रीन टाइम बच्चे के सामने यूज करोगे तो आप बच्चे को नहीं सिखा पाओगे कि स्क्रीन टाइम कम करें. और अगर आपको कोई अपना फेवरेट प्रोग्राम बच्चे के सामने टेलीविजन पे देखना हो तो कोशिश करें बच्चे के साथ ना देखें, बच्चा सो जाए तब देखें. रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स भी बहुत आते हैं. तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चा आपके साथ रह के स्क्रीन पे ध्यान नहीं देगा. अगर आप टीवी देख रहे हो, आप स्क्रीन यूज कर रहे हो और फिर आप चाहोगे कि मैं बच्चे की स्क्रीन टाइम को कम करूं, तो वो नहीं होगा. तो आप अपने बदलाव लाओ, उसके साथ बच्चे को साथ में गाइड करो, तो बहुत अच्छी तरह से आप मतलब कि इसको मैनेज कर सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और जितने भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं,
पेरेंट को और केयर गिवर को एकदम आप इंडिकेट करो कि चाइल्ड का हेल्दी डेवलपमेंट, ड्यूरेबिलिटी और वेलबींग स्क्रीन टाइम को हटा के आप अच्छे से कर सकते हो। तो एम्पावरमेंट, एजुकेशन और गाइडेंस, ये हमारा पार्ट है जो हमें ये करना चाहिए। जैसे हमारे पास अभी अगर मैं ऑटिज्म के बच्चे जितने देख रहा हूँ 60 to 70% जो हमारी पायलट स्टडी डिपार्टमेंट में हुई थी अभी, उसमें 60 to 70% बच्चे स्क्रीन टाइम इंड्यूस्ड वर्चुअल ऑटिज्म वाले हैं, जिन्होंने स्क्रीन ज्यादा देखकर लॉकडाउन के समय उनमें ऑटिज्म के फीचर्स आए। तो आने वाले जनरेशन में आप ऐसे लीडर बन के हम ऐसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, फिजियोथेरेपिस्ट इस चेंज ला सकते हैं आने वाले समय में कि स्क्रीन टाइम से हमें बच्चों को बचाना है जो 2 साल के अंदर बच्चे हैं। तो इसी चीज को मैंने एक इन्फोग्राफिक्स के तरह से मैंने डिस्क्राइब किया है। 11 बेबी ब्रेन ब्लूमर्स एंड अटैचमेंट मेकर्स, बी फेस टू फेस, बच्चे के साथ आई कांटेक्ट फेस टू फेस बनाकर बात करें। बच्चा अगर आपकी मत नहीं देख रहा हो तो ना आप बात करें। अगर बच्चा आपका ऑटिज्म में आ गया और आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है तो बच्चे में पहले आई टू आई कांटेक्ट बनाए, तब धीरे धीरे बात करें। बच्चे को डिस्क्राइब करें, अगर कोई चीज बच्चे में क्यूरियोसिटी है तो बच्चे को बैठाएं, पिक्चर्स के साथ बच्चे को हर चीज को डिस्क्राइब करें। टेक टर्न्स टॉकिंग, इट्स अ गिव एंड टेक, यू स्पीक देन गिव देम टाइम टू रिस्पॉन्ड। आप बच्चों को बोलें और मतलब कि उनको रिस्पॉन्ड करने का टाइम दे। हो सकता है बच्चा लेट से रिस्पॉन्ड करेगा, अगर बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग उतनी अच्छी नहीं है तो बच्चा लेट से रिस्पॉन्ड करेगा। ऑब्जर्व करिए, बच्चे के इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करिए, बच्चे का इंटरेस्ट किस गेम में है, किस प्ले में है। हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट है। हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इस चीज को मेजर कर लेते हैं, एज अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट, ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट को मेजर करें और उस तरह से बच्चे को खेल में प्रमोट करें, अलाइन करें। हर बच्चा डिफरेंट होता है, हमें उसको क्रिएटिविटी को समझ के काम करना है। ओपन एंडेड प्लेथिंग, ओपन एंडेड प्लेथिंग को यूज करें। मेक कनेक्शंस, आप बच्चे के कनेक्शंस बनाएं, इन्वायरमेंट में, कम्युनिटी में ले जाएं, पार्टीज में ले जाएं, बच्चे के बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। गो आउटसाइड, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। फीड देयर सेंसेस, सेंसरी प्ले के द्वारा, फ्री प्ले के द्वारा, कम्युनिटी इंटरेक्शन के द्वारा सेंसेस को आप उनको फीड कर सकते हैं, उनके सेंसेस को डेवलप कर सकते हैं। रूटीन्स में इन्वॉल्व करें, इन्वॉल्व देम इन रूटीन्स, रूटीन्स में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बच्चे को एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन सुबह से शाम तक दे रहे हो तो बच्चे में ऑटिज्म की फीचर और स्क्रीन टाइम ग्रेजुअली इट विल गेट रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट डील। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं, हमें ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस चीज पे ध्यान देना है। एवरी वीक इज स्क्रीन फ्री वीक फॉर बेबीज एंड टॉडलर्स। हमें कोशिश करना है कि बच्चे को हर सप्ताह को स्क्रीन वीक फ्री स्क्रीन करें, एक स्क्रीन फ्री वीक मनाएं जिसमें हम बच्चे को स्क्रीन ना दें। तो ये है पिरामिड ऑफ लर्निंग, जो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पिरामिड ऑफ लर्निंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। जैसे इस पिरामिड ऑफ लर्निंग में ये बताया गया है कि बच्चा हैम्पर कहाँ होता है वर्चुअल ऑटिज्म में। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है सेंसरी सिस्टम, टेक्टाइल, वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्शन, गस्टेटरी, ऑडिटरी, विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी। ये सेंसरी सिस्टम क्या करती है, बाद में बच्चे की सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, परसेप्चुअल मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव इंटेलेक्ट डेवलपमेंट, इन सब को डेवलप करती है। सेंसरी सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द किड। सो पिरामिड ऑफ लर्निंग हैम्पर हो जाता है जो बच्चे स्क्रीन टाइम देख रहे हैं। उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंसरी सिस्टम ही शुरू में नहीं डेवलप होता है, न टेक्टाइल बन पाता है, वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्शन, ऑल्फैक्टरी, विजुअल, ऑडिटरी, गस्टेटरी, ये सब उनका शुरू में डेवलप इंपेयरमेंट आ जाता है डेवलपमेंट में। तो फिर उनमें क्या होता है, मोटर प्लानिंग की दिक्कत आ जाती है, बॉडी स्कीम की दिक्कत आ जाती है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, परसेप्चुअल मोटर डेवलपमेंट नहीं बनता है। तो ये पिरामिड ऑफ लर्निंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड a good sensory system is the great foundation of sensory motor development, perceptual motor development, cognition and intellect। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर ऑटिज्म फीचर्स परसिस्ट कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं जहाँ पे स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ सकती है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंटरवेंशंस दिया जाए पार्टिकुलर असेसमेंट के बाद। स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेशन, फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत से रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल सबकी मदद लेके बच्चे को इंटीग्रेट किया जाए, उसकी सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम किया जाए। तो हम इस तरह से बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म से
हटा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है पेरेंट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। तो हम इस तरह से मतलब वर्चुअल ऑटिज्म को हम अपने कंट्री में, अपने राज्य में, हम यहाँ से कम्युनिटी में एजुकेट करके खत्म कर सकते हैं। तो ये था मेरा मतलब वर्चुअल ऑटिज्म में लेक्चर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। जी अभी मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी पेरेंट और पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपके अगर मन में है, ख्याल में है, तो आप पूछ सकते हैं, वेलकम है। गुड इवनिंग सर। हेलो गुड इवनिंग। जी जी बोलिए मैम। सर, मुझे ये पूछना है, मेरे बेटे को अभी 12 साल हो गए हैं और जैसा कि आपने 12 साल तक मुझे नहीं पता था कि बाय बर्थ उसे ऑटिज्म है या कैसे है। आज मुझे पता चला कि वो जब 2 साल की थी तब वो टीवी देखती थी, तो उसको टीवी आप से अपना वो क्वेश्चन ऑटिज्म चैट आ बॉक्स गया। में भी डाल सकते हैं और माइक ऑन करके भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सर अभी वो लोग से एक्शन नहीं करती, उसको कितना भी हम ट्राई करें वो अकेला रहना ही पसंद ऐसा करती देख है। रहा हूँ और क्वेश्चन कोई भी नहीं है, अगर तो मैं उसको प्रोग्राम के लास्ट पड़ाव पे चलता हूँ। आप सभी पार्टिसिपेंट जो सर्टिफिकेट चाहते हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आपको एक गूगल फॉर्म, गूगल लिंक अभी सेंड किया जाएगा चैट बॉक्स में। आप लोग कृपया करके गूगल लिंक कंप्लीटली फिल करें और तभी इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इश्यूज होगा जो आपके मेल आईडी पे चला एक्सक्यूज जाएगा। मी, अमित सर एक पार्टिसिपेंट हमारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आगे मुझे नेक्स्ट लगता है प्रोग्राम के लेवल में हम चलते हैं। वोट ऑफ थैंक्स के साथ हम ये प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आज सर, कोई पार्टिसिपेंट अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, उनको पूछने दीजिए। मेरे से जितना होगा मैं हेल्प कर दूंगा। मेरी आवाज आई सर आपको? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा। वो उनको बोलिए कि वो टाइप कर देंगे तो वो बेटर रहेगा। मेरी आवाज आ रही है आवाज सभी को प्लीज? न्यूरल, आई थिंक दैट कुछ कनेक्शंस, नेटवर्क कनेक्शंस कारण आपका आवाज काफी ब्रेक हो रहा है, तो आप अपना क्वेश्चन टाइप टाइप करना भी कर बेटर सकते रहेगा, हैं। मुझे जैसा लग रहा है। चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे। पार्टिसिपेंट अगर अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट अपना क्वेश्चन पूछ रहे थे। प्लीज हमारे रिसोर्स पर्सन अभी हमारे साथ हैं, जी। तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन गौरव सर के एक समक्ष रखिए, जिससे कि एक पेरेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आई वुड लाइक टू आस्क दैट आफ्टर गिविंग इंटरवेंशन टू ए चाइल्ड आफ्टर हाउ लॉन्ग द सिम्टम अगेन रिसर्फेस। मैम ये जो क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हर बच्चा ऑटिज्म का डिफरेंट होता है और बच्चे की जो सेंसरी प्रोसेसिंग है, मतलब कि वो एक चीज पे डिपेंड नहीं करती है, बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को आपने स्क्रीन टाइम में उसका वर्चुअल ऑटिज्म आया, उसके बाद अगर वो बच्चा रिकवर कर गया इंटरवेंशन से और फिर उसे आप स्क्रीन टाइम, फॉर एग्जांपल अगर फिर से फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो हो सकता है बच्चे में फिर से जो सेंसरी इश्यूज है आ सकती हैं। तो हमें एक लेवल पे एक लॉन्ग टर्म काम करना होता है, एक ग्रेजुअल प्लानिंग के साथ, कि बच्चे का जब तक सोशल इंटीग्रेशन ना हो तब तक हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जो श्रेया अग्रवाल नाम के एक पेरेंट्स ने उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे पे हम काम करते रहें, एक अच्छा काम करे 2 साल तक, फिर एक लॉन्ग टर्म में पार्टिकुलर प्लानिंग के साथ काम करते रहे। ये मैं मतलब बोलूंगा आपको। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चैट बॉक्स में है, जस्ट अ सेकेंड। हाउ कैन डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल सिम्टम ऑफ ऑटिज्म एंड वर्चुअल ऑटिज्म? देखिए, ऑटिज्म के बहुत से रीजंस हो सकते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म एक पार्ट है। वर्चुअल ऑटिज्म कोई साइंटिफिक टर्म अभी नहीं है, इस पे रिसर्च हो रहे हैं, बहुत से पढ़ाई हो रही है। जैसे कि
क्लासिकल ऑटिज्म में बहुत से बच्चों को अगर जन्म के बाद से अगर वो समय पे नहीं रो पाए या बर्थ के समय कुछ दिक्कत आई, जेनेटिक रीजंस भी हैं, उसके कारण ऑटिज्म के फीचर्स आप 10 महीने के अंदर भी पहचान सकते हो। ऑटिज्म के कुछ फीचर्स हैं 10 महीने के अंदर भी आप पहचान सकते हो। तो क्लासिकल ऑटिज्म अगर स्क्रीन टाइम, मान लो आपने, बहुत से पेरेंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं कि सर मैंने तो अभी तक अभी स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं बच्चे को, फिर भी बच्चा ऑटिज्म का फीचर शो कर रहा है, तो हो सकता है वो क्लासिकल ऑटिज्म है। कभी कोई बच्चे में बहुत से बच्चे हैं कि 15-16 महीने तक अच्छा डेवलपमेंट करते हैं, फिर रिग्रेशन में अचानक चले जाते हैं। तो ऑटिज्म एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इस पे मैम डेली रिसर्च हो रहा है, और भी रिसर्चेस होंगे और भी शोध होंगे तो हम और उसे बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउएवर हमें इस पे फोकस नहीं करना है क्लासिकल क्या है, वर्चुअल क्या है, हमें इस पे फोकस करना है कि अगर बच्चे में कोई भी इशू आ रही है, उसका जितना जल्दी आप, मैंने जिस तरीके से बुलाया, काम करना शुरू कर दो। मैंने जो बताया जरूरी नहीं कि वो सिर्फ वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों पे ही काम करेगा, वो सभी ऑटिज्म के बच्चे पे काम करेगा। सेंस ऑफ प्ले और इंटरेक्शन इज ए पावरफुल मोड ऑफ थेरेपी है। तो इस पे अभी आप ना जाए कि क्लासिकल सिम्टम क्या है और वर्चुअल, हमें इस पे काम करना है कि फीचर्स के अकॉर्डिंग बच्चे पे काम करे। बहुत से केसेस क्लासिकल होते हैं जो कि न्यूमरस रीजन से, वर्चुअल ऑटिज्म मैक्सिमम उन केसों में भी ज्यादा देखने को मिला है जो स्क्रीन देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। एक ओके क्वेश्चन और सर। आया है, अगर आप इफ यू हैव टाइम तो एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। एक जी 12 जी। साल की लड़की है कि और वो किसी से भी इंटरेक्शन नहीं करती है। जब भी हम उसे बोलते हैं तो वो गुस्सा हो जाती है। तो इसके लिए कुछ वो सजेशन चाह रहे हैं पेरेंट। देखिए जब बच्चा 10 साल से ऊपर हो जाए तो हमारा अप्रोच बहुत अलग होता है, और खासकर गर्ल्स होते हैं तो हमें और एक बहुत अच्छा अप्रोच लेके चलना होता है, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो हमें, मेरा पेरेंट्स से यही कोशिश है कि 10 साल के अगर अंदर आप बहुत काम कर रहे हो तो अच्छी बात है। जब बच्चा 12 साल का हो जाए तो अगर वो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करती है तो मैम मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि एक अच्छा डिटेल्ड असेसमेंट, सेंसरी प्रोफाइलिंग करवाएं। बहुत से सेंसरी असेसमेंट है, अमित सर से टच में आप डिटेल में काम करवाएं। एक अच्छा असेसमेंट बहुत चीजों को फाइंड आउट करता है कि प्ले में इंटरेक्ट कहाँ हो रहा है, कहीं बच्चे में ऑडिटरी सेंसिटिविटी की इशू तो नहीं है, ऑडिटरी फिल्टरिंग की इशू तो नहीं है। अगर ये आपकी बच्ची 12 साल की है और इंटरेक्ट नहीं कर रही है तो सेंसरी सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व है और कहाँ पे हम ऐसे उस पर काम कर सकते हैं। तो आपको मैं बोलूंगा मैम, एडवाइस देना तो मैं बहुत दे दूंगा कि आप पिक्चर कार्ड से बच्चे को इंटरेक्ट करवाएं, धीरे धीरे प्ले इंटरेक्शन करवाएं। बच्ची 12 साल की है तब भी उससे प्रोप्रियोसेप्शन बढ़ाने के लिए हैवी वर्क एक्टिविटीज दें। लेकिन मैं एडवाइस दूंगा कि आप एक बार अच्छे से असेसमेंट अमित सर से मिलकर करवाएं, फिर उस पर आपको जो इश्यूज, जो ड्रॉबैक्स है उस पर फिर डिटेल में काम करें, तो मेरे नजरिए से वो बेटर रहेगा। Assessment is very important. Evaluation is very important to understand the kids with autism. Sensory processing assessment. थैंक यू सर। पेरेंट को शायद उनका आंसर मिल गया होगा कि आप पहले एक जी। डिटेल असेसमेंट कराइए, देन वी प्लान फॉर ए फर्दर बेस्ट ट्रीटमेंट। आगे हम प्रोग्राम की अगली कड़ी में हम वोट ऑफ थैंक्स के साथ ये प्रोग्राम खत्म करना चाहेंगे। तो आप सभी पार्टिसिपेंट को लिंक भेज दिया गया है, आपके चैट बॉक्स में लिंक चला गया है। कृपया करके आप अपना लिंक फिल करें प्रॉपर्ली, अपना मेल आईडी सही से डालें ताकि आपको सर्टिफिकेट इशू हो सके। प्रोग्राम के नेक्स्ट लेवल में मैं वोट ऑफ थैंक्स के साथ प्रोग्राम यहाँ खत्म करूंगा। सबसे पहले मैं अपने रिस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन कुणाल गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में बताया और उनका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर बताया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सीआरसी के सभी ऑफिशियल की तरफ से, पूरी सीआरसी की तरफ से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपने आज ऑटिज्म के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। और ये काफी बेहतर रहा पेरेंट्स के नजरिए से और प्रोफेशनल्स के नजरिए से, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है। तो इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की अगली कड़ी में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशिका मैडम श्रीमती मीना कुमारी शर्मा मैम का, जिनके मार्गदर्शन से हम इस तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम करते आए हैं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सीआरसी लखनऊ के निदेशक आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे सर का, जिनका समय समय पर मिलता हुआ मार्गदर्शन हमें
ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम करने में हेल्प करता रहा है। थैंक यू सो मच सर। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आज के जुड़े हुए सभी, हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके उपस्थिति से ही ये कार्यक्रम सफल हो पाया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सीआरसी के सभी ऑफिशियल्स का जो हमारे साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ करके हमारे प्रोग्राम को सफल बनाते आए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ आवर सीआरसी एम्प्लॉइज। Thank you once again, Kunal sir. Thank you for your best presentation with us. Thank you so much, sir. आप सभी पार्टिसिपेंट लिंक फिल करने के बाद एग्जिट कर सकते